ओके गाइस, इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर नाउ हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम के। इससे पहले का जो आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देख चुके थे, आप समझ चुके थे कि कौन से इनकम्स किस रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए टैक्सेबल है। उसके बेसिस पर अभी का लेक्चर हम लेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट आर बीइंग सॉल्व्ड। सो चलिए, लेट अस बिगिन। आपके स्क्रीन पे अभी आपको नजर आ रहा होगा ऑन योर स्क्रीन एक्सरसाइज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेटरी नोट पढ़ लेते हैं कि प्लीज नोट दैट ऑल द मॉनेटरी सम्स इंडिकेटेड इन द शीट बिलो आर इन इंडियन नेशनल रूपी अनलेस एनी अदर करेंसी स्पेसिफिकली मेंशन्ड। आप इसे रुपीज ही पकड़ के चलेंगे। तो चलिए, मिसेस विनीता इज अ रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। वो क्या है? रेसिडेंट है। सिर्फ अगर रेसिडेंट दिया है तो अज्यूम करना है कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सिर्फ अगर रेसिडेंट लिखा है तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि मिसेस विनीता क्या है? आप अज्यूम करेंगे कि मिसेस विनीता रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इस कैटेगरी में बैठती है। तो मिसेस विनीता को क्या क्या इनकम्स मिले हैं? सबसे पहला इनकम मिसेस विनीता को मिला है इज इनकम बाय वे ऑफ रेंट from a let out property in Chennai. My dear friends, this is income deemed to accrue or arise in India because the property is situated in India. तो अब अभी हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में? यहाँ पे ना मैं आपको लिखूंगा कमेंट्स या नोट्स, आपको जैसा चाहिए आप उसे ले सकते हो। आई विल राइट इट डाउन। थोड़ा हैंड राइटिंग शैबी होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। इनकम रिसीव्ड बाय रेंट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी इन चेन्नई। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सर क्या ये कॉलम एग्जाम में जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, ये आपके रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। दिस इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया डैश प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। अमाउंट कितना है? आफ्टर डिडक्शन, कंप्यूटेड आफ्टर ऑल डिडक्शंस। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस में हाउस प्रॉपर्टी आता है, लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ऐसे वर्ड्स आते हैं, और आपको ब्रैकेट में लिखा गया कंप्यूटेड आफ्टर ऑल डिडक्शंस, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं करने। अगर ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे नहीं है कंप्यूटेड आफ्टर ऑल डिडक्शंस, तो आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। लेकिन पर्पसली ये एडजस्टमेंट्स हमने हमारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लेक्चर में नहीं लिए हुए। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट सही से समझने के लिए आपको चैप्टर करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक बार वो आपका परफेक्ट हो जाता है तो ये सारे एडजस्टमेंट्स भी आप अच्छे से आराम से कर पाएंगे। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 2 लाख। रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 लाख, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी 2 लाख। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। इट इज कंप्यूटेड आफ्टर द डिडक्शन। डिडक्शन लेने के बाद आपको इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। मैंने क्या बोला? एडजस्टमेंट नहीं करना है। टैक्सेबल तो है, आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। आप 2 लाख को 2 लाख लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखा होता तो आप यहाँ पे 1,40,000 लिखते, क्योंकि अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% इज अलाउड अगेंस्ट द एनएवी ऑफ द प्रॉपर्टी। ये एक बेसिक रूल आपको फॉलो करना है, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर में। अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज फॉरेन इनकम। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉरेन इनकम एंड इट इज नोवेयर रिसीव्ड इन इंडिया। तो इन दोनों के लिए ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए ये टैक्सेबल है। याद रखिएगा, तुम भी मेरे और तुम्हारी सारी इनकम भी, दुनिया भर की इनकम भी मेरी। इनकम बाय वे ऑफ रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएसए बट इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। वेयर इज द इनकम रिसीव्ड? इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। It is income received in India, so therefore it is taxable in India. What is the amount? 1,50,000. What is the amount? 1,50,000. तीनों को टैक्सेबल होगा बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। आगे बढ़ते, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई
controlled from USA. Where is the income from? Where is the income from? It is income accruing or arising in India. Why? Because the business is located in India. बिजनेस लोकेटेड कहाँ पे है? सर ये बिजनेस लोकेटेड इंडिया में है, तो ये क्या बन जाएगा? ये इंडियन इनकम बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा 15 लाख रुपया सर यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। सर मुझे एक डाउट है, सर मुझे एक डाउट है, जरा 1 मिनट यहाँ पे 15 लाख लिख लू। सर मेरा डाउट ऐसे है, सर अभी के लिए ये बिजनेस जो है ना, ये स्थित है चेन्नई में, और ये बिजनेस जो है ना, ये कंट्रोल हो रहा है यूएसए से। सर इसकी वजह से ये इंडियन इनकम है। क्यों ये इंडियन इनकम है? क्योंकि बिजनेस इंडिया में है, चेन्नई में। सर रिवर्स लो ना, सर रिवर्स लो ना। सर बिजनेस है ना यूएसए में, और ये बिजनेस का कंट्रोल कहाँ पे है? चेन्नई में। सर ऐसे पोजीशन में क्या होगा? ऐसे पोजीशन में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल बनेगा। ऐसे पोजीशन में रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल बनेगा, बट नॉन रेसिडेंट के लिए ये नॉट टैक्सेबल बनेगा। ये हम पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चाइना, इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम चाइना, इट इज प्योरली अ फॉरेन इनकम। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तुम मेरे हो, तुम्हारी दुनिया भर की संपत्ति भी मेरी है, इन दोनों में ये नहीं आएगा, इन दोनों में ये नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया, इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखिए ये वाला केस जहां पे मैंने ये 2 सितारे ड्रॉ किए हैं, तो इसमें कौन कौन टैक्स भरेगा? माय डियर फ्रेंड्स, द बिजनेस इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द कंट्रोल इज इन रशिया। व्हाट इज द अमाउंट? 5 lakhs. It is how much? 5 lakhs. So 5 lakhs, yes. कंट्रोल वाला नॉन रेसिडेंट को होता है, क्योंकि बिजनेस कहाँ पे? रशिया में। पैसा कहाँ पे मिला? रशिया में मिला। वो रेसिडेंसी के पास ही नहीं आता, तो उसको पनिशमेंट देने की जरूरत क्या? लेकिन रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहीं ना कहीं नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने से पहले रेसिडेंट बना है, तो अगर वो इंडिया से कुछ कंट्रोल कर रहा है तो इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हिज वेल्थ, तो उसको पेनलाइज किया जा रहा है। बट अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो किस मुंह से इंडिया उससे टैक्स ले? समझ में आ रहा है? और अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो भैया उसको तो सारे अपने ग्लोबल इनकम्स पे पैसा देना ही है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई रिसीव्ड इन मुंबई, बॉस दिस इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। व्हाट इज दिस? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस इनकम? 50,000। Gift received from father. Gift received from father, who is an Indian resident. The gift is received from father, who is an Indian resident, and it is credited to the account of Vinita in London. It is credited to the account of Vinita in London. Now, please understand that when a gift, ये एक नया पॉइंट आ गया है, ये आप स्टडी करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में। When a gift is received from close family member, when a gift is received from close family member, right, meaning relative, under section 56, subsection 2 clause x, such a gift is going to be exempt. Such a gift is going to be exempt. This gift is received from father and it is directly credited to the account in London. Gift वैसे भी टैक्सेबल नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में ये क्या बन जाएगा? नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे क्या आएगा? एग्जेम्प्ट। कैसे? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स। यहाँ पे आप रेफर करेंगे नोट, ये आपकी नंबर 1 हो गई नोट, नंबर 2 की नोट, नंबर 3 की नोट, आप रेफर करेंगे नोट। तो लीजिए टोटल 2 और 1 3, 3 4 4.5, 19.5, 19.5 और 4 कितना होता है? 23.5। कीजिए जरा टोटल कीजिए, 23.5 और 5 28.5, ये कितना हो गया? 29 lakhs। ये केस में कितना हो गया? 3.5, 18.5, 23.5 और ये कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 24 लाख। 2 3.5, 18.5 और ये कितना हो गया? 19 लाख। कितना हो गया ये?
19 लाख। और इसके साथ हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, कौन सा, हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला क्वेश्चन, रेसिडेंशियल स्टेटस का हमारा पहला क्वेश्चन इज सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के जो हमारे चार्ट्स है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के जो हमारे चार्ट्स बने हुए हैं, इन्हीं चार्ट्स में हम हमारे क्लासेस के लाइव स्टूडेंट्स के लिए वी विल मेक श्योर कि ये नोट्स का भी स्क्रीनशॉट उन्हें यहाँ मिल जाए, सो दैट द होल नोट्स डॉकेट is circulated to you by admin team after the lecture, right? So this is your first screenshot coming up for you. This is your first screenshot coming up for you. Question number 1 is successfully completed. मैं नहीं मानता इस क्वेश्चन में कुछ भी चैलेंजिंग या कुछ ऐसा था जो आपको नहीं आए। जो स्टूडेंट्स YouTube पे देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इसे अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करके ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 2. Determine the taxability of income for a foreign firm based in Canada with respect to the following transactions. एक फॉरेन फर्म है, मतलब ये क्या बन जाती है ऑटोमेटिकली, सबसे पहली बात तो ये नॉन रेसिडेंट बन जाती है। ये क्या बन जाती है, नॉन रेसिडेंट, ये वाली बात यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये चैप्टर में हमने पर्पसली क्या किया है, भले नॉन रेसिडेंट हो, हमने नीचे कंडीशन रखी है, ये अज्यूम करो कि ये रेसिडेंट है, फिर तुम्हारा आंसर क्या होता है। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों का अपना प्रैक्टिस हो जाता है। तो पहला, 10 लाख रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन डोमेस्टिक कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया। वेयर इज एफटीएस प्रोवाइडेड इन इंडिया? वेयर इज एफटीएस प्रोवाइडेड इन इंडिया? Therefore, this is section number 9 का case. Section number 9 is what? Income deemed to accrue or arise in India. How much is the amount? The amount is 10 lakhs. And what about the non-resident also? For the non-resident also it will become taxable. Received from an Indian firm for conducting feasibility study for a new project in Finland. My dear friends, आपको FTS अगर याद होगा, यहाँ पे देखिए आपके FTS के नोट्स, यहाँ पे देखिए आपके FTS के नोट्स। FTS के नोट्स में क्लियरली क्या लिखा गया है? FTS के नोट्स में क्लियरली ये लिखा गया है, FTS के नोट्स में क्लियरली ये लिखा गया है कि it is with respect to a business carried out in India if it is paid by a resident. इस केस में आप क्या देख रहे हो? इस केस में आप ये देख रहे हो कि you have received from an Indian firm. You have received from an Indian firm. मतलब ये क्या बन जाता है? ये इंडियन फर्म, जरा अभी सारे एनोटेशंस को वापस ले आते हैं। ये इंडियन फर्म क्या बन जाता है? ये रेसिडेंट बन जाता है। But this new project is in Finland. Is it in India? It is out of India. What is it? It is out of India. So for a non-resident, will it be taxable? Will it be taxable? It will not be taxable. Now, my dear friends, for a resident, an Indian is paying money to a non-resident. An Indian is paying money to a non-resident. अब पकड़ के चलिए, आप क्या हो? आप एक रेसिडेंट हो। Sir, this money is being paid to a non-resident for a business outside India. Sir, हम जहां तक ये चैप्टर सीखे थे, हमने तो यहाँ पे देख लिया था कि ये तो नॉन टैक्सेबल है। जी हाँ, मतलब आपकी इनकम यहां से छूट गई ना, ठीक है, आपकी इनकम यहां से छूट गई। Any sum paid by a resident Indian, to a non-resident not being a company, or to a foreign company, or to a resident and not ordinarily resident, क्या हम इसमें पकड़े गए? हम इसमें पकड़े गए। It is deemed to accrue or arise in India. जो सारे आपके इनकम्स सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7,
रॉयल्टी, just a second, just a second, 6 is royalty, I'm so sorry, this is interest, this is interest, this is royalty and this is FTS. जो इसमें से छूट जाते हैं और जिसपे रेसिडेंट को टैक्स काटना नहीं पड़ता, वो कहां पे जाके अटक जाते हैं? 918 के अंदर। तो भले आप 917 में, 916 में इस पे पैसे ना दे, टैक्स ना दे एज अ रेसिडेंट, आपको कभी टैक्स देना पड़ेगा। 918 में तो आप फंस ही जाते हो, 918 में तो आप फंस ही गए। येस और नो, प्लीज टेल मी दैट। सो इसकी वजह से इफ यू आर अ रेसिडेंट, व्हाट इज द अमाउंट? 12 lakhs. You are going to be caught in 918. Received from a non-resident for use of a patent for a business in India. नॉन रेसिडेंट ने एक दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या दिया? पैसा दिया। किसके लिए? रॉयल्टी के लिए दिया होगा, पेटेंट के लिए दिया होगा। किसके लिए दिया? रॉयल्टी के लिए दिया। बट फॉर बिजनेस इन इंडिया ना, आपको याद है ऐसे सिचुएशन में रॉयल्टी पेड बाय नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट फॉर बिजनेस इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। रॉयल्टी, FTS 916, this is royalty, correct? What is the amount? 8 lakhs. What is the amount? 8 lakhs. It is going to be taxable. Received from non-resident Indian for use of know-how for business in Singapore. For a non-resident, it will not be taxable. Royalty में भी ये not taxable हो जाएगा because it is received for a business in India. No sir, business not in India. चलेगा भैया, तू बच गया 916 के जाले से, लेकिन तू किसके जाले में आके फंस गया? 918 के जाले में तू आके फंस गया। कितना है? 16 लाख। 20 lakhs received for supply of manual and design for a business established in Singapore. सेम थिंग, ये भी रॉयल्टी है या ये FTS मानी जाएगी? ये FTS मानी जाएगी, कोई बात नहीं, टेक्निकल सर्विस बराबर। पर ये किसके जाले में आके अटक गई? 918। इसमें नहीं देना टैक्स, मैं मानता हूं इसमें नहीं देना, लेकिन इसमें तो देना ही है। सो 10, 22, 30, 46 एंड 56 lakhs पे यहाँ पे टैक्स देंगे और यहाँ पे 18 lakhs पे नॉन रेसिडेंट होती तो वो टैक्स देती। Are we clear about this everybody? 100%? Okay, okay. $66 है, जरा एक मिनट। टोटल में शायद मिस्टेक है, टोटल में मिस्टेक है। 22, 30, 46 and 20 is 66. So sorry, 66. So this is how much? 66. Let's take this as screenshot और इसे यहाँ पे चिपका देता हूँ। ये रहा यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? Income has been derived by Mr. Apex. Pension received from US government. Agricultural income from land in Malaysia. Rent received for property in Sri Lanka. My God. Now it is computed. यहाँ पे मैंने वो जो आपको मैं बोला हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो एडजस्टमेंट का नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी इफ इज अ रेसिडेंट। अगर ये रेसिडेंट है तो इसके सारे ग्लोबल इनकम्स टैक्स हो जाएंगे। तो अगर ये रेसिडेंट है तो 320, 270 और 420 ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना हो गया? 320, 270 और 420 कितना हो गया? 10,10,000, करेक्ट। 10,10,000 इसके लिए क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बन जाएगा। नाउ इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट, इफ इज व्हाट? इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट, तो चलो बोलो, इन केस ही इज अ नॉन रेसिडेंट, what is going to be the impact of this on a non-resident? What is going to be the impact of this on a non-resident? Please go on and tell me. Please go on and tell me. If he is a non-resident, if he is a non-resident, क्या इस पे impact पड़ेगा? Please go on and tell me. Please go on and tell me. Non-resident है, non-resident है, received from US government. उसको यूएस गवर्नमेंट से अमेरिका में पैसा मिला, तो नॉन रेसिडेंट के लिए पहला आइटम इज टैक्सेबल? नो, इट इज नॉट टैक्सेबल। अमेरिका गवर्नमेंट ने अमेरिका में पैसा डाला, इज इट अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया? नो, इट इज नॉट अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया। तो चलिए इसको
इसके टेबल में ही फिट कर देते। टेबल में पूरे अमाउंट्स है, यहाँ पे मैं सिर्फ टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल लिख देता हूँ। अमाउंट्स आप देख लो, नहीं तो अमाउंट भी है। चलो, पेंशन रिसीव फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट फॉर अ रेसिडेंट, ऑल ग्लोबल इनकम्स आर टैक्सेबल, करेक्ट। तो यहाँ पे 3,20,000 रेसिडेंट के लिए क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। फॉर अ नॉन रेसिडेंट दिस इज अ फॉरेन इनकम एंड इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लैंड्स इन मलेशिया, अगेन इट इज अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम रेसिडेंट के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होगा, इट विल बी नॉट टैक्सेबल। इसकी अमाउंट है 270, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल। रेंट कंप्यूटेड, अभी वापस अगेन दिस इज अ फॉरेन इनकम, व्हाई, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज इन श्रीलंका। सो फॉरेन इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। इसका अमाउंट था 4,20,000, इधर क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल। 10,10,000, और इधर आएगा नील, और इधर क्या आएगा, नील। वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उतना ही इजी, उतना ही सिंपल क्वेश्चन एक और बार। एबीसी इंजीनियरिंग इज अ सिंगापुर बेस्ड फॉर्म, मतलब ये क्या बन जाता है बॉस, सिंगापुर बेस्ड है, मतलब ये नॉन रेसिडेंट, एंड इट इज नॉन रेसिडेंट दिया भी है। फॉलोइंग इनकम इट हैज गॉट बाय वे ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का चार्ट याद कीजिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी देती है, इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड अंडर एन अप्रूव्ड एग्रीमेंट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, करेक्ट। deemed to accrue or arise in India, received नहीं, deemed to accrue or arise in India। रॉयल्टी का सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 6। 7 इज एफटीएस, 8 इज एनी इनकम बाय रेसिडेंट। तो रेसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, 10 लाख। बट नॉन रेसिडेंट के लिए, किसके लिए मैं बोल रहा हूं, नॉन रेसिडेंट के लिए, विल इट बी टैक्सेबल फॉर अ नॉन रेसिडेंट, यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। विल इट बी टैक्सेबल फॉर अ नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, यस इट विल बी टैक्सेबल। Why? Because it is deemed to accrue or arise in India. Next, Chennai-based company paid for the import of drawings and designs to be used in a project being executed in Malaysia. Where? In Malaysia. This will fall out of 916 and it will fall in FTS है ना, oh sorry, this is FTS, तो 7 आएगा। No, it is 6. Everything is royalty. Question बोलता है royalty. Sorry. Question says royalty. Question क्या बोलता है, royalty. Right? And it will fall in 918. तो अगर ये रेसिडेंट है, अगर ये क्या है, रेसिडेंट है, तो ये क्या देगा, टैक्स देगा। अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। साउथ कोरियन कंपनी पेड 5 lakhs फॉर द यूज ऑफ नो हाउ इन साउथ कोरिया, for the South Korea and 750 for formula in India। अब दोनों केस में यहां पे तो टैक्सेबल हो जाएगा रेसिडेंट के लिए। अभी यूज ऑफ फॉर्मूला इन इंडिया, ये यहाँ पे नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल बन जाएगा, लेकिन इसके लिए ये क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कौन सा वाला, पहले वाला। अगर रॉयल्टी किसे दी जा रही है, नॉन रेसिडेंट को, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये रॉयल्टी इज व्हाट अज्यूम टू बी इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल। अगर ये किसी रेसिडेंट ने दिया है और ये रॉयल्टी इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर इनकम, बट दिस हैज टू बी इन इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये नॉन रेसिडेंट का है, तो ये इधर सेम आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल है। तो नॉन रेसिडेंट के केस में ये जो है 7.5 लाख यूज इन इंडिया, इधर पकड़ा गया, ये तो वैसे ही पकड़ा गया क्योंकि ये रेसिडेंट। बट ये जो इंडिया के बाहर मिला है, ये क्या है, इन इंडिया बोला ना, क्या बोला, इन इंडिया बोला ना, तो विल इट बी टैक्सेबल, इट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। सो
over here this falls out of 916, not taxable. Understanding what I'm trying to say? So what is the total? 22, 27, 34 लाख 50,000, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 17 लाख 50,000. आर वी क्लियर अबाउट दिस? इसमें सिर्फ आपको चार्ट्स को रेफर करना है, एंड दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू. ओनली थिंग यू हैव टू चेक आउट इज द चार्ट्स. 22 नंबर नहीं, सॉरी 22 उधर की स्लाइड थी. क्वेश्चन नंबर 5. चलिए पहला वाला. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड एंड रिसीव्ड इन जर्मनी. रेसिडेंट इस पे टैक्स देगा? यस, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट देगा. ये दोनों देंगे? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट नहीं देंगे. प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम चाइना. वेयर इज द बिजनेस लोकेटेड? इन मुंबई. मतलब इट इज अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया. दोनों जने इस पे, तीनों जने इस पे टैक्स देंगे. इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर्स इन इंडिया रिसीव्ड इन दिल्ली. रिसीव्ड इन, खत्म. कोई डाउट ही नहीं है इसमें. तीसरा, चौथा, बिजनेस इन लंडन कंट्रोल फ्रॉम लंडन. नॉट एप्लीकेबल. बट तू मेरा, तेरे दुनिया भर की कमाई भी मेरी. रेंटल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन चेन्नई, इट इज कंप्यूटेड 250. भाई खत्म हो गया ना. इनकम रिसीव्ड भी इंडिया में है, प्रॉपर्टी भी इंडिया में. अगला वाला, रेंटल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन लंडन, बट इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया. वेयर इज द इनकम रिसीव्ड? The income is received in India. Any income received in India is taxable for all. अगर ये received in London होता तो taxable नहीं होता. Profits from business in UK controlled from India. Hold on. ये business कहाँ है? UK में. Control कहाँ पे इसका? India में. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए ये टैक्सेबल है. रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल है, बट नॉन रेसिडेंट के लिए ये नॉट टैक्सेबल है. पेंशन सर्विसेज रेंडर्ड इन चाइना रिसीव्ड इन इंडिया. खत्म हो गई बात. वेयर इज इट रिसीव्ड? सबके लिए टैक्सेबल. वेयर इज इट रिसीव्ड? इन इंडिया. इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा, ये सब आप होमवर्क में कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. देखिए, ध्यान दीजिए. इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन कैनरा बैंक लोकेटेड एट बैंगलोर, तीनों के लिए टैक्सेबल. इट इज रिसीव्ड इन इंडिया. ये भी होमवर्क में दे रहा हूं पर डिस्कस कर रहा हूं. एग्रीकल्चरल लैंड इन स्वीडन, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, बाकी दोनों के लिए नहीं है. तो मैं पहला वाला देख रहा हूं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट. पहले वाला तीनों के लिए टैक्सेबल. दूसरा वाला सिर्फ इसके लिए टैक्सेबल, बाकी दो के लिए नहीं. तीसरा वाला, डिविडेंड रिसीव्ड इन यूएसए फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड अब्रॉड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल फॉर अ नॉन रेसिडेंट, आउट ऑफ विच 4,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया. 4,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया. टैक्स कहां पे लगा? आपने इनकम कहां पे कमाया? वहां पे कमाया. अब वो पैसा आप इंडिया बस भेज रहे हो. ये इनकम रिसीव्ड नहीं है, ये रेमिटेंस है. रेमिटेंस मतलब पैसा भेजना. कहने का मतलब, आप सऊदी में काम करते हो, आपके माता पिता इंडिया में है, आपने वहां पे इनकम कमाई, आपने पैसा सिर्फ अपने माँ बाप को यहाँ पे भेजा, आपके माँ बाप उस पर टैक्स नहीं भरेंगे. क्यों? उस पर ऑलरेडी वहां पे टैक्स लग चुका है, उसके वहां पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है. तो इन दोनों को कोई टैक्स देना है? नहीं देना है. लेकिन ROR इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है बॉस, इसको पूरा पे टैक्स भरना पड़ेगा. चौथा नंबर, salary drawn for 2 months for working in Indian embassy office in Sri Lanka and received in Sri Lanka itself. If a Indian citizen is working for a government company, if an Indian citizen is working for government, I'm sorry, and he is receiving the salary over there from the government, it is income assumed to be accrued in India. It is income assumed to be accrued in India. It is taxable for all irrespective of your residential status. आपका कुछ भी हो रेसिडेंशियल स्टेटस, आप इस पे टैक्स
ठीक है, पेंशन रिसीव्ड इन हॉलैंड, पेंशन कहाँ पे मिला, हॉलैंड में मिला, पेंशन कहाँ पे मिला, हॉलैंड में मिला, और आपने क्या किया, आपने ये सर्विसेज कहाँ पे दिए, इंडिया में दिए। वेयर इज द सर्विसेज परफॉर्म, इन इंडिया। सर दिस इज सैलरी अर्नड इन इंडिया received abroad, it is taxable for all, it is taxable for all। ओ कौन सा ये सिक्स्थ, ये सिक्स्थ, ये सिक्स्थ है, तो फिफ्थ क्या था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पेरिस। लो कर लो बात, किसको टैक्सेबल, इन दोनों को टैक्सेबल नहीं है। स्टोरी इज ओवर, स्टोरी इज ओवर। विद दिस क्वेश्चन 6 is over, scope of total income is successfully completed। Thank you so much, best of luck।